चलिए, कहने का मतलब ये है बाबू कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन हमारा शुरू हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, जो कि दे दिया गया है पार्ट 1 में, विद्युतीय द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, यानी बल आघूर्ण यानी टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। चलिए देखिए, तो कैसे टॉर्क निकालेंगे हम लोग। जैसे ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू, इसको आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रख दीजिए। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया। ये मान लीजिए आपका प्लस चार्ज है, और ये वाला माइनस चार्ज क्यू। ठीक है, और इसको हमने इस तरीके से रखा था। इस तरीके से हमने इसको रखा था, और इसको हमने थीटा डिग्री से, थीटा कोण से विक्षेपित कर दिए। ठीक है, इसको रोटेट कर दिया है बाबू थीटा को। ठीक, इसका डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको मान लीजिए पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी, और पी का वैल्यू कितना होता है तो हम लोग जानते हैं 2 और इसकी लंबाई, टोटल लंबाई हमारा कितना है बाबू 2L है। कितना है जी 2L टोटल लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लंबाई हमारे पास डाइपोल में 2L। ठीक है, तो टॉर्क हमको निकालना है। तो टॉर्क होता क्या है जी, तो टॉर्क हम क्या करते हैं अभी, वो एंगुलर फोर्स होता है। और देखिए, जैसे हमारा एक चार्ज है, हमारा प्लस Q चार्ज है, तो इस पर इस फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, इसमें ये इधर लगेगा जी। तो फील्ड हमारा प्लस से शुरू होता है और माइनस पर खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये प्लस इस प्लस पर रिपल्सन का, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, और ये माइनस भी इस प्लस पर आकर्षण यानी एट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। तो फोर्स इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाता है जी, ये तो बराबर Q इंटू चलिए यहाँ पर देखिए, ये प्लस है, ये प्लस से शुरू होगा, माइनस पर खत्म होगा, तो प्लस माइनस के बीच में आकर्षण यानी ये इधर चलेगा, और ये भी रिपेयर कर देगा, माइनस और माइनस कर देगा। तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो गया बाबू, तो ये तो बराबर Q इंटू, ठीक है। तो देखिए, अब टॉर्क हमको निकालना है। तो टॉर्क बराबर होता क्या, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी दोनों में से कोई एक बल और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबी की दूरी। ठीक है, और लंबी की दूरी निकालिएगा तो बाबू इसको ये मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और इसको C मान लीजिए।
तो BC में हमारा ये दोनों फोर्स के बीच की लंबाई दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से लंबाई की दूरी आ गया लंबाई की दूरी बराबर BC, और BC का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा कि थीटा, और ये अगर थीटा हो गया इसका लेंथ हमको पता है, यानी थीटा पड़ता है यहाँ पर 90 डिग्री ये बना दिया लंबाई की दूरी होने के कारण। तो थीटा पता है और कर्ण पता है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है तो ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये भी हमारा कर्ण के जैसा काम करेगा। AC आधार और BC लंब के जैसा काम करेगा। तो ये दूरी हमारा लंबी की दूरी हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कर्ण हमको पता रहे और थीटा हमको पता रहे तो लंब हम आसानी से साइन फार्मूला से निकाल सकते, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा बराबर है लंब यानी BC बटा कर्ण यानी AB। तो यहाँ पे BC बराबर आ जाएगा बाबू AB साइन थीटा, और AB का वैल्यू कितना है देखिए फिगर से TL है, AB बराबर 2। तो लंबी की दूरी BC जो है वो 2L साइन थीटा, ये लंबी की दूरी इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या निकालना है जी, हमको निकालना है टॉर्क, नहीं तो लिख देंगे हम जानते हैं कि बल लागू बल गुने लंबी की दूरी, ठीक है। बल लागू को हम लोग टाउ से सूचित करते हैं। अब बल कितना है तो QE है, वहाँ भी चाहे यहाँ भी, दोनों में से कोई एक बल यानी QE इंटू लंबी की दूरी कितना है जी दोनों के बीच की, तो BC है। अब BC का वैल्यू समीकरण 1 से पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बाबू, QE गुने 2L साइन थीटा। ये कहाँ से आया तो समीकरण 1 से। चलिए देखिए Q इंटू 2L, Q इंटू 2L P हो जाएगा, तो इसके जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं, यानी आ जाएगा PE साइन थीटा, चूंकि P बराबर 2QL होता है। अब देखिए छात्र लोग, AB वेक्टर और AB वेक्टर दोनों हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और आपस में मल्टीप्लिकेशन है या साथ में हमारा साइन है, इसका मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा वेक्टर हो जाएगा, तो वेक्टर होगा तो इसको वेक्टर के ऊपर इस तरीके से लिख लीजिए, ये हो जाएगा P क्रॉस P यानी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर बराबर P साइन थीटा होता है। तो ये आ गया हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन, यही हमको निकालना था जो आपके पास है। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे फिर हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको अच्छे से नोट कीजिए।
बाबू क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन सेकेंड में हमारे पास द्विध्रुव के अस्थाई संतुलन एवं अस्थाई संतुलन से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए देखिए बाबू, इसके लिए समझने के लिए हम क्या करते हैं जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मान लीजिए, और इसके बाद क्या करना है जी, तो इसमें डाइपोल रख दीजिए। ठीक है, ये डाइपोल को हम लोग रेड से दिखा रहे हैं बाबू। एक डाइपोल यहाँ पर है, और दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये प्लस से शुरू होता है और माइनस पर खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए ये जो डाइपोल बना है बाबू, इसका सेंटर ये है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर कहलाएगा, और इस पर चार्ज मान लीजिए हमारे पास माइनस क्यू, और इस पर चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, चलिए देखिए, और इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए समझने के लिए, यानी इस पर चार्ज कर दीजिए प्लस क्यू, और इस पर चार्ज कर दीजिए माइनस क्यू। ठीक है, और इसका सेंटर ये मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए बाबू, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, यानी इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो पी का जो डायरेक्शन होगा बाबू, इस तरीके से इधर से इधर। ठीक है, इसका पी का डायरेक्शन इधर से इधर, इसके पी का डायरेक्शन किधर से किधर जी, इधर से इधर है जी। अब क्या कर दीजिए, इसको थोड़ा सा छेड़ दीजिए, यानी रोटेट करा दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको रोटेट करा के छोड़ दीजिए, और इसको भी थोड़ा सा रोटेट करा के छोड़ दीजिए, तब देखिए क्या होता है। इसको हमने क्या किया बाबू, इसको यहाँ ले आकर के मेमोरी थॉट के लिए इस तरीके से हमने रखा, थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया, तो ये प्लस वाला यहाँ पर पहुँच जाएगा, और माइनस वाला यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको छोड़ेंगे ना तो इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, छोड़ने से पहले ही फोर्स लग रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस पर फोर्स हमारा इधर लगेगा, क्योंकि ये प्लस प्लस के बीच रिपल्सन का फोर्स हो जाएगा, और ये एक बराबर क्यू इंटू ई फोर्स, और इस पर भी फोर्स इधर लगेगा। ये कितना जी, तो ये पे बराबर क्यू इंटू ई। ठीक है जी,
तो ये जैसे छोड़ेंगे ना तो ये दोनों क्या करेगा, इस तरीके से पकड़ के घुमा देगा, यानी प्लस वाला फिर प्लस के जगह पर और माइनस वाला फिर माइनस के जगह पर आ जाएगा। ठीक है, यानी छोड़ने के उपरांत फिर से ये अपना पोजीशन जहाँ प्लस था प्लस पर आ जाएगा, माइनस था सो माइनस पर आ जाएगा। इसलिए इस पोजीशन को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, और इस अवस्था को हम लोग अस्थाई संतुलन की अवस्था बोलेंगे। अस्थाई संतुलन की अवस्था। और ये अस्थाई संतुलन की अवस्था में क्या है जी, तो P का जो डायरेक्शन है और E का डायरेक्शन दोनों सेम है, यानी दोनों के बीच का एंगल 0। तो P तथा E के बीच का कोण 0 डिग्री है। ठीक है, तो अस्थाई संतुलन की अवस्था क्या होता है जी, तो जब P तथा E के बीच का कोण 0 हो तो वैसी द्विध्रुव का अवस्था अस्थाई संतुलन की अवस्था कहलाता है। इसको लिख देना। चलिए इसमें आ जाइए, इसमें क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा छेड़ना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा किसी एंगल पर फिर से इसको छेड़िए। तो ये वाला आ गया यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर आ गया। ठीक, तो इसको भी हमने क्या किया, वो थीटा एंगल से छेड़ा है। तो ये माइनस क्यू यहाँ पर और ये प्लस क्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए प्लस पर तो फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर भगाएंगे, तो ये फिर बराबर क्यू इंटू ई इधर लग जाएगा। ठीक है, अब माइनस वाला क्या करेगा, माइनस को खींच लेगा, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, तो ये वाला जो है वो इस पर इधर फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना फोर्स लगेगा, ये तो बराबर है जी। अब जैसे इसको हम लोग छोड़ेंगे तो ये अपने आप इस तरीके से रोटेट कर देगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसके पोजीशन को रीगेन कर रहा था, प्लस वाला प्लस को बुला रहा था, माइनस वाला माइनस की जगह पर जा रहा था, लेकिन इसको जैसे इस तरीके से हम लोग करेंगे तो माइनस वाला प्लस की जगह पर, प्लस वाला माइनस की जगह पर। ठीक है, यानी जो अपना ओरिजिनल पोजीशन था उस पर नहीं जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट जाएगा। तो इसीलिए ऐसा अवस्था हम लोग और अस्थाई संतुलन की अवस्था ये हो गया। संतुलन की अवस्था। ठीक है, और इसमें हो क्या रहा है बाबू, तो देखिए P का जो डायरेक्शन है और E का जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के विपरीत, यानी दोनों के बीच का बनने वाला कोण 180 डिग्री हो जाएगा। P तथा E के बीच का कोण 180 डिग्री। ठीक है जी। तो P और E के बीच का अगर कोण 0 डिग्री रहेगा तो अस्थाई संतुलन कहलाएगी, और 180 डिग्री रहने पर अस्थाई की संतुलन की अवस्था कहलाएगी। बस यहीं लिख देना, कुछ करना नहीं है। ये हमने ज़्यादा थोड़ा समझा दिया है आपके बेनिफिट के लिए। इसको अच्छा से नोट कीजिए कि आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
सॉल्यूशन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन था बाबू, संधारित्र से आप क्या समझते हैं, इसकी धारिता को भी बताएं। तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसका डेफिनेशन कर देंगे। और संधारित्र में हमने क्या देखा था बाबू कि अगर ये अकेला प्लेट था, इस पर मान लीजिए प्लस Q था, ठीक है, तो इसके कारण मान लीजिए यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल बन रहा था, ठीक है, अब यहीं पर एक और प्लेट हमने ला दिया जो उदासीन था, यानी ये प्लस क्या करेगा, इसके माइनस को इस ओर, अब प्लस को इस ओर खींच देगा। अब इसको जैसे हम लोग भूध्रित यानी अर्थेड करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, अर्थ के इफेक्ट के कारण ये सब खत्म हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो इसका जो यहाँ पोटेंशियल बन रहा था बहुत प्लस में, ये माइनस के कारण भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ पर बनेगा। तो प्लस वाला का पोटेंशियल माइनस वाला का पोटेंशियल के कारण घट जाएगा, यानी यहाँ पर इसका पोटेंशियल कुछ घट जाएगा। तो C बराबर Q बटा G से ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है भाई जी। तो क्वेश्चन था हमारा संधारित्र से क्या समझते हैं, ठीक है। उस संधारित्र, इसी व्यवस्था को हम लोग संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और इसमें किए क्या बाबू, तो इसके आकार में कोई छेड़छाड़ नहीं किए, एक दूसरा अनावेशित प्लेट लाकर उसको भूध्रित कर दिए तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। यानी कहने का मतलब पहले का जो कैपेसिटी था उससे अब बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल घट गया है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि चालकों की ऐसी व्यवस्था जिसमें इसके आकार में बिना किसी परिवर्तन किए इसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सके, संधारित्र कहलाता है। इसको कौन बढ़ा रहा है, तो इसके आने के कारण इसका पोटेंशियल यहाँ पर घट गया है, क्योंकि ये माइनस चार्ज बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, माइनस के कारण माइनस पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे यहाँ घटेगा तो C बढ़ जाएगा। अब E बढ़ाए हैं C, इसका हम लोग बिना किसी इसके आकार में छेड़छाड़ के, इसीलिए इसको हम लोग संधारित्र बोलेंगे। तो इस चीज़ को लिख देंगे। चालकों की ऐसी व्यवस्था जिसमें इसकी आकार में बिना परिवर्तन किए इसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सके, संधारित्र कहलाता है। ठीक है। और फिर बोला है कि इसकी धारिता को भी बताएं। तो धारिता क्या है बाबू, C को हम लोग धारिता बोलेंगे। और ये C को कैसे डिफाइन हम लोग करेंगे, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के
बीच का विभवांतर, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए, तो जिस चार्ज के लिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए, उसी चार्ज को हम लोग सी बोलेंगे, क्योंकि V को जैसे 1 कीजिएगा तो C बराबर Q हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए संग्राहक पर जो आवेश की जरूरत होती है वही आवेश इसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, लिख दीजिए, ये पहला वाला, दूसरा पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की विभवांतर 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए संग्राहक पर आवश्यक आवेश की मात्रा अगरबत्ती के डिब्बे ले लो। अभी नहीं आई है। संधारित्र कहलाता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, इसको अच्छा से नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलिए बाबू देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 4th नंबर है विद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। है जी। तो विद्युत आवेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश एक भौतिक राशि होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, और ये क्या करता है बाबू, तो अपने चारों तरफ ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, या हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करे। ठीक है, तो एक भाषा में सबको बोल देंगे कि विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम ये भी बता चुके हैं बाबू कि चार्ज को हम लोग किसी पदार्थ से अलग नहीं कर सकते, तो ये सब लिख दीजिए।
विद्युत आवेश विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है वह भौतिक राशि या विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसे पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता तथा यह चारों तरफ तथा यह अपने चारों तरफ विद्युतीय प्रभाव मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोई विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है इसका एसआई मात्रक कूलॉम होता है। फिर बोला इसके दो गुणों को लिखिए, तो पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे इसके दो गुण निम्न है। ऐसे इसका बहुत गुण है, लेकिन दो ही गुण लिखना है तो दो गुण लिख लीजिए कोई। जैसे पहला गुण हम लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश योगात्मक होते हैं। विद्युत आवेश योगात्मक होते हैं। और दूसरा विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं। संरक्षित, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट जो मर्जी सो कर लीजिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ये बोल रहा है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या वे एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्या दो समविभवी सतह काट सकती है जी। तो मान लीजिए अगर काट देगी विद्युत क्षेत्र रेखा है, जैसे ये देखिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये और दूसरा ये, ठीक है। तो ये जो कटान बिंदु है ना वो कटान बिंदु, इस पर अगर कोई चार्ज रखिएगा क्यू तो इस पर फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर और दूसरा फोर्स इधर। तो इधर भी ये मान लीजिए F1 लगाया, इधर फोर्स F2 लगाया, तो ये जाएगा, ठीक है। तो दोनों के डायरेक्शन में जाएगा नहीं, जबकि ये बता रहा है कि यहाँ फोर्स जो लग रहा है वो उसका दो डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। जबकि ऐसा फिजिकली रूप से भौतिक रूप से संभव नहीं होता है। इसीलिए ये दो फील्ड लाइंस, दो विद्युत क्षेत्र की रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। तो इसको लिख देंगे, लिख देंगे बाबू दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटने पर बल की दो स्पर्शीय बल की दो स्पर्शीय दिशा एक ही जगह पर हो जाती है। जो भौतिक रूप से संभव नहीं होती। ये पहला का। दूसरा कह रहा है इसी में कि क्या दो समविभवी सतह एक दूसरे को काट सकती है, नहीं जी। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन को रिसर्च करने के लिए यहाँ थोड़ा सा एजम्पशन देखना पड़ेगा कि ये वाला हमारे पास स्फेरिकल चार्ज है, ठीक है। तो क्या पूरा एकदम भरा है स्फेरिकल चार्ज, ठीक है। तो इसके कारण हम क्या देखते हैं बाबू, मान लीजिए अगर ये प्लस चार्ज है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इधर प्लस से निकलेगा इस तरीके से और ख़त्म होगा जाके माइनस की ओर। तो रेडियस के डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो चार्ज कंडक्टर का जो सतह होता है वो समविभवी सतह होता है, ठीक है। और ये हमारा सब फील्ड का डायरेक्शन है, ये फील्ड की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की
दिशा है, जो रेखा से हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दिशा को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये समविभवी सतह, ये क्या है, समविभवी सतह, ये जो सतह मिला हमको आउटर सरफेस, ये समविभवी सतह। ठीक है, तो देखिएगा कि समविभवी सतह और फील्ड के बीच, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर दो फील्ड रेखा एक दूसरे को कट करेंगे तो उनके परपेंडिकुलर जो सरफेस है वो भी एक दूसरे को कट करेंगे। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि ये जो दो रेखा हैं, फील्ड रेखा, ये दूसरे को काट नहीं करते, इसलिए इनका जो समविभवी सतह होगा वो भी एक दूसरे को काट नहीं करेंगे। तो लिख पूछा है कि क्या दो समविभव सतह काट सकते हैं, तो लिख देंगे नहीं। दो समविभव सतह एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है। ठीक है, तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसको अच्छा से नोट कीजिए। हम छठे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। छठा क्वेश्चन है बाबू, संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग को लिखे। देखिए, संधारित्र का जो दो उपयोग होता है, एक तो उसमें हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं, यानी एनर्जी, ऊर्जा को संचित करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। और दूसरा, कोई भी सर्किट हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो उसमें भी हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से बहुत सारा इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये दोनों छोटा इस्तेमाल है जिसको हम लिख लेते हैं। लिख लेंगे संधारित्र के दो उपयोग निम्न है, निम्न है। चलिए, पहला क्या हो जाएगा बाबू? तो पहला हमारा ऊर्जा संचायक के रूप में, ऊर्जा संचायक यानी एनर्जी को स्टोर करेगा, यानी चार्ज को स्टोर करेगा। ऊर्जा संचायक के रूप में। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में है जी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ।
क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है बाबू, और इस ऑब्जेक्ट पर चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज। प्लस चार्ज रहेगा तो इसका मतलब उस पर से इलेक्ट्रॉन हटा है, और माइनस चार्ज रहेगा इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, तो प्लस चार्ज रहेगा या माइनस चार्ज रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही रहता है। हो सकता है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 10,000, 20,000 इस तरीके से रहेगा। कभी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, या 3/2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे। ठीक है जी, यही इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण है। क्वांटीकरण मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से मिलना। ठीक है, इंटीजर फॉर्म में मिलना। ठीक है, इंटीजर फॉर्म में चार्ज को इंटीजर के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन को इंटीजर के फॉर्म में मिलना या रिमूव होना, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पर अगर n इलेक्ट्रॉन हो तो टोटल चार्ज Q बराबर कितना आ जाएगा? n है, इसलिए माइनस निकलता तो प्लस। तो यही हमारा n क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू या तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2, नहीं तो 3, इस तरीके से करते करते अनंत तक चला जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 गुना में मिलना ही क्वांटीकरण कहलाता है। इसको लिख देंगे। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश हमेशा विद्युतीय आवेश मीन्स इलेक्ट्रॉन, हमेशा विद्युतीय आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा बाबू? Q बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस n है जी। जहाँ Q हमारा क्या है? Q हमारा वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश। वस्तु या पिंड, वस्तु या पिंड पर उपस्थित कुल आवेश। और E क्या है बाबू? E हमारा विद्युतीय आवेश। विद्युतीय आवेश। और इस पर कितना आवेश? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम नेगेटिव में है जी। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना ही रहता है। और n क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित मीन्स या तो इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे या इससे निकल जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो n क्या है? हमारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन।
वस्तु पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और प्लस और माइनस क्या चीज को सूचित करेगा बाबू? तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर से निकला है और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर आया है। निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, आएगा तो इलेक्ट्रॉन का अधिक हो जाएगा। यानी प्लस तथा माइनस चिन्ह इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिक को दर्शाता है। चलिए तो इसको अच्छा से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आगे, इसको अच्छा से नोट कीजिए।